हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। साथ ही साथ मैं सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सेल के बारे में जान लेते हैं, सेल क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में हम जानेंगे द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायोलॉजी यही कहती है कि सेल बायोलॉजी में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल फंक्शन क्या करती है। इसके साथ साथ ही जान लेते हैं कि सेल बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब वो पार्ट या वो हिस्सा जिसमें एक ऐसी काबिलियत हो कि वो सारे के सारे फंक्शन कर सके जो एक पूरी की पूरी बॉडी करती है। तो यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर वो सभी की सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए, रेगुलेट कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है। ठीक है, एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म enclosed with a membrane which contain many biomolecules such as proteins and nucleic acid। अब ये सेल का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भरा होता है और भी कई तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको मैं आगे जाके एक एक करके हर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, उनके फंक्शन, उनका रेगुलेशन और वो किस तरीके से अपने सेल की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, सेल मॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनेली जिन्हें कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेली बहुत सारे फंक्शन करते हैं सेल में। ठीक है, तो अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड एक जगह पर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड में होता है डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए क्या करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स एक स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, हमारी बॉडी को, इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल में दो टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम यूनिसेलुलर सेल भी कह सकते हैं और यूकैरियोटिक सेल को मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं। यूनि मतलब होता है एक, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनता है उन्हें यूनिसेलुलर कहेंगे। जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है मतलब बहुत सारे मिलियंस बिलियंस सेल से मिलकर बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर कहेंगे। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेलुलर है क्योंकि इनमें बहुत सारी सेल्स है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक शब्द है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रो मीन्स होता है बिफोर, बिफोर माने पहले, और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लाई। न्यूक्लाई इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस खुला पड़ा है सेल के अंदर। जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फ्लैजिलम होता है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है, कैप्सूल होता है, सम प्रोकैरियोट्स में कैप्सूल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, साथ ही साथ यूकैरियोटिक के जान लेते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, राइबोसोम होता है जो कि ये बताता है कि हमारी जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस, जैसे मैंने इसमें कहा कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई या न्यूक्लिक मटेरियल जो होता है वो खुला पड़ा रहता है सेल के अंदर, कोई मेम्ब्रेन उसको कवर नहीं कर रही होती। तो इससे कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती मेम्ब्रेन के बाहर, सेल ऑर्गेनेली के बाहर। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस को घेरे होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कई टाइप की सेल्स आ सकती हैं। इनका जो एक डायमीटर होता है वो 0.2 म्यू एम से 2.0 म्यू एम तक हो सकता है। ठीक है, अब कुछ प्रोकैरियोटिक सनलाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्व करके रेस्पायरेशन करते हैं या अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं। ये बहुत छोटे से होते हैं, सिंपल, और क्या करते हैं, कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती इनके बाहर प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका अगर देख लेंगे तो स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाहर क्या होती हैं, एक एनवलप होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं,
जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई भी दूसरा बड़ा ऑर्गेनिज्म इसको आसानी से इनगल्फ ना कर पाए या मार ना पाए। ठीक है, तो क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि जब कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन होता है इसका बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। अब बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन को द्विखंडन भी कह सकते हैं, विखंडन विधि भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मान लीजिए अमीबा है, तो इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोनों पार्ट कट जाते हैं और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंगल सेल्ड है, मतलब मैंने अभी कहा था यूनिसेलुलर, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है, एक सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे मैंने अमीबा का ऑप्शन आपको दिया। इसमें क्या होता है? लैक्स ऑफ न्यूक्लियस, मैंने कहा न्यूक्लिक मटेरियल जो होता है वो खुला पड़ा रहता है पूरी सेल के अंदर, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वॉल नहीं होती जो उसको प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, इसके बाहर क्या होता है? फ्लैजिला, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो इसको मूव कराने, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, जो इसकी सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल इसके बाहर, तो इसको पहले तो एक तो प्रोटेक्शन देती है, रिजिडिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है ताकि कोई भी बड़ा ऑर्गेनिज्म इसको आसानी से ना मार पाए। इसमें बहुत छोटा सा राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कहाँ पर? जब ये बैक्टीरिया या वायरस किसी ह्यूमन बॉडी में चला जाता है तो वहाँ ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, या इसको कभी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो अपनी बॉडी में भी प्रोटीन सिंथेसिस करने लग जाता है, इसलिए बहुत छोटा सा राइबोसोम होता है इसके अंदर। अब इसके कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं वायरस या बैक्टीरिया में डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल हो सकती है, या आर्कियल सेल हो सकती है, या अमीबा भी हो सकता है। अमीबा भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। नेक्स्ट चलता है शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। शेप में स्पेरिकल शेप हो सकती है, रॉड शेप हो सकती है, या स्पाइरल शेप हो सकती है। यहाँ पर मैंने इमेज में आप पे बताया है, इस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। इनका मैंने ये डायमीटर भी दिया है, कितने कितने डायमीटर के होते हैं। अब चलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल या मल्टी सेलुलर। द टर्म यूकैरियोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड यू। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स आर डिफाइंड एज सेल्स दैट कंटेन एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जो कि मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। They have a more advanced structural organization that is large and more complex than a prokaryotic cell. मैंने कहा कि मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती है जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है? लार्ज होती है। स्मॉलर कौन होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल लार्ज होती है एज कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हाउएवर दे शेयर अ फ्यू कॉमन फीचर इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों सेल में सेम होते हैं, उनको मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट क्या होते हैं? द फोर मेन कंपोनेंट दैट मेक अप अ यूकैरियोटिक सेल आर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, और क्या होगा? ये डीएनए क्या है? न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब एक सेल वॉल उसको घेरी रहेगी जो उसको प्रोटेक्शन देगी। मोर कॉम्प्लेक्स और बहुत मच लार्जर होती है। ठीक है, सेल वॉल होती है जो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एंट्री और एग्जिट डिसाइड करती है किसी भी सर्टेन सब्सटेंस की। कोई भी सेल के अंदर ऐसे नहीं घुस सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा, कौन सा नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस, इन सब के अलग अलग फंक्शन हैं जो कि मैं फर्दर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इन सब के क्या होती है, मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन से एक तरीके से बंद रहते हैं। रॉड शेप्ड क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का एक डिफरेंस ये भी है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें रॉड शेप होती है, रॉड ऐसे टाइप का डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इसका मैं जब ट्रांसलेशन या डीएनए सिंथेसिस के बारे में बताऊंगी तब आपको पता चलेगा। साइज एंड शेप के बारे में बता देती हूँ। तो एवरेज साइज होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर हो सकती है, ठीक है, जो कि लार्जर है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से 10 से 100 गुना मच लार्जर होती है। द शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल वेरीज सिग्निफिकेंटली विद द टाइप ऑफ सेल। सम कॉमन शेप्स इंक्लूडिंग स्फेरॉइड, ओवॉइड, क्यूबिडल, लेंटिकुलर, सिलिंड्रिकल, फ्लैट, रूसिफॉर्म, डिस्कॉर्डियल एंड पॉलीगोनल, इस टाइप की शेप हो सकती हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। अब पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल देख लेते हैं। द टू मेजर पार्ट ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल आर द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल अदर ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन इट, ठीक है। जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो होता है न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में, और साइटोप्लाज्म जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि क्या है, सेल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब ये सारी टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इनका वर्क, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन, ठीक है। तो ये सारे होते हैं ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।